बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे। उनके दादा नारायण लाल का जन्म चंबल इलाके के बेहद उद्दंड गांव में हुआ था, जहां लड़ाइयाँ होना तो आम बात थी। दादा की भाभी से कुछ कहासुनी हो गई, जिसके चलते वे अपने पत्नी के साथ गांव को छोड़कर शाहजहांपुर रहने के लिए आ गए। इस गांव में उनके दादा ने 3 रुपए प्रति माह में नौकरी की और नए होने के कारण उनकी दादी को कोई काम भी नहीं मिलता था उस समय। ऊपर से उन दिनों अकाल पड़ गया। बहुत मुश्किल से दिन गुजारे। आधा दिन दादा दादी ने भूखा रहकर अपने बच्चों को जौ बाजरे की रोटी खिलाकर दिन निकाले। 3-4 साल बाद स्थिति सुधरी। बिस्मिल के पिता मुरलीधर की 14-15 साल की उम्र में ही शादी करा दी। शादी के बाद पिता मुरलीधर के पुत्र पैदा होते ही मर गया। दूसरी संतान के रूप में रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। पिताजी ने भी फिर नौकरी छोड़ खुद का व्यवसाय स्टार्ट किया, जो बहुत अच्छा चला। बिस्मिल के बाद 5 बहनों और 3 भाइयों का जन्म हुआ, लेकिन 2 भाई और 2 बहन जन्म के कुछ समय बाद ही गुजर गए। रामप्रसाद बिस्मिल के एक छोटा भाई और 3 बहनें थी। रामप्रसाद बिस्मिल बचपन में बड़े शरारती थे। इसके कारण कई बार अपने पिता के हाथ की मार भी खानी पड़ी और इसीलिए वे शुरू से ही शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो गए थे। उर्दू की भाषा घर के पास ही के मौलवी साहब से पढ़ी। उस समय उनको एक गलत आदत पड़ गई थी। ये पिताजी के संदूक से पैसे चुराने लगे और उपन्यास पढ़ने लगे। और फिर एक और खराब आदत पड़ी कि सिगरेट भी पीने लगे। बिस्मिल एक दिन में 50-60 सिगरेट पीते थे और यह बात तब की है जब उनकी उम्र महज 15 साल थी। एक दिन माताजी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। तब से इनके हाथ में पैसा आना ही बंद हो गया। इनके घर के पास में एक मंदिर था और बिस्मिल वहां जाने लगे और उस प्रभाव के कारण 4-5 महीने में वे सारी खराब आदतों से निकल आए। उस समय उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी और उसके बाद तो जैसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। वे पूर्ण ब्रह्मचारी हो गए। जमीन पर कंबल बिछाकर सोना, सुबह 4 बजे जागना, रोज व्यायाम करना, और यह आदत उन्होंने जीवन के अंतिम दिन तक रखी। आर्य समाज के कार्यक्रमों में जाना, साधु संतों की सेवा करना, उनकी बातें सुनना, ये सब बातें किसी ने उनके पिताजी को बताई। पिताजी ने बहस होने पर इनको घर से निकल जाने के लिए कहा और ये भाई साहब निकल भी गए। पूरी रात किसी पेड़ पर गुजारी, फिर नदी किनारे स्नान करके एक मंदिर में संतों की बातें सुनते वक्त पिताजी आए और वापस पकड़ कर घर ले गए। फिर बिस्मिल को समझाया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा। धीरे धीरे आर्य समाज के प्रभाव में आने और स्वदेशी साहित्य पढ़ने के कारण इनका पूरा व्यक्तित्व बदल गया था। और उसी समय घर के पास वाले मंदिर में स्वामी सोमदेव जी आए। वे कुछ दिन वहां ठहरे थे। बिस्मिल उनकी खूब सेवा करते। स्वामी जी ने देशभक्ति की अनेक ऐसी बातें बताई जो बिस्मिल के आगे जीवन में काम आई। एक तरीके से उन्हें बिस्मिल का गुरु कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तब से बिस्मिल के जीवन का उद्देश्य क्लियर हो गया था। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में होने वाला था और उस समय ये खबर थी कि बाल गंगाधर तिलक आने वाले हैं और उस समय बाल गंगाधर तिलक का बहुत ज्यादा क्रेज था। बिस्मिल को जब ये पता चला तो वे भी चले गए लखनऊ। वहां जाकर पता चला कि कुछ नरम दल के कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि तिलक का रेलवे स्टेशन पर ही स्वागत किया जाए और फिर गाड़ी में बिठाकर उन्हें सीधा अधिवेशन स्थल ले जाया जाए, जबकि गरम दल वाले चाहते थे कि तिलक का स्वागत पूरे लखनऊ में हो और आम जनता भी उनका दर्शन कर सके। जब नरम दल वाले नहीं माने तो कुछ विद्यार्थी रेलवे स्टेशन पर ही तिलक की गाड़ी के सामने लेट गए। उनमें रामप्रसाद बिस्मिल भी थे। बाद में यह तय हुआ कि उनकी बैलगाड़ी से पूरे लखनऊ में यात्रा निकाली जाए और पूरे लखनऊ में तिलक जी की बैलगाड़ी से यात्रा निकाली। 1918 में औरैया के शिक्षक गेंदालाल दीक्षित के साथ मिलकर रामप्रसाद बिस्मिल मैनपुरी में एक बड़ी क्रांतिकारी योजना बना रहे थे। उस योजना के लिए बड़ी संख्या में हथियार विदेशों से मंगाए गए थे, लेकिन ये योजना सफल हो पाती उससे पहले ही अपने ही दल के किसी सदस्य ने पुलिस को यह खबर कर दी। पुलिस पहुंची तब तक रामप्रसाद बिस्मिल भाग चुके थे और कई दिनों बाद दिल्ली के पास उन्हें देखा तो पुलिस ने फिर से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बिस्मिल यमुना नदी में कूद गए। सबको लगा बिस्मिल मर गए, लेकिन बिस्मिल इतने मजबूत थे कि उन्होंने पूरी यमुना नदी तैरकर पार कर ली। फिर वे क्रांतिकारी गुप्त समितियों से जुड़ते रहे और क्रांतिकारियों को धन की कमी होती थी। बिस्मिल बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली नामक किताब लिखी
जिससे उन्हें कुछ पैसे मिले। ऐसी ही छोटी मोटी गतिविधियों में भाग लेते रहे। इसके कारण वे एक बार तो पुलिस से बचने के लिए कई महीनों तक दूसरे गांव में रहे और वहां खेती बाड़ी करने लगे। पशुओं को चराने का काम करते थे और जब पशु चरते थे तो खाली समय में विदेशी किताबों का अनुवाद भी करते थे। कुछ समय बाद एक दल उनके पास आया और कहा कि हमें आपकी जरूरत है और हम क्रांतिकारी है। तो बिस्मिल भी उस दल में शामिल हो गए, उन पर विश्वास कर। उस समय उस दल को पैसे की जरूरत थी, इसलिए सबने निर्णय लिया कि किसी गांव में किसी के घर पर डाका डालेंगे। जब डाका डालने गए तो उस समय उस दल का जो मुख्य आदमी था एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा था और उसे अंदर कोठरी में ले जाने की कोशिश कर रहा था। तुरंत बिस्मिल ने उनसे कहा कि अपना काम करो और फौरन यहां से निकलो, महिलाओं के साथ गलत हरकतें मत करो। लेकिन वह आदमी तो फिर भी नहीं माना। फिर बिस्मिल ने छत पर चढ़कर उसके पांव में गोली मार दी। इस घटना के बाद सब आश्चर्य में पड़ गए और उनसे बिस्मिल ने कहा कि भविष्य में कभी अपनी स्वार्थ सिद्धि के नाम पर क्रांतिकारियों को कलंकित करने का काम किया तो अच्छा ना होगा। इस बार तो तुझे माफ करता हूं। उनको उस समय अच्छे क्रांतिकारी नहीं मिल रहे थे जिनके साथ वे दल बनाए और लड़ाई लड़े। इसी समय इनके पिता ने अपना शाहजहांपुर वाला घर भी बेच दिया, क्योंकि किसी ने उनसे कहा कि पुलिस बिस्मिल के कारण इनके घर को भी नीलाम कर देंगी। इसीलिए पहले ही इन्होंने अच्छी कीमत पर उसे बेच दिया। उनका परिवार फिर से आर्थिक संकटों में पड़ गया। छोटी बहन की शादी भी करानी थी। फिर रामप्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर में ही कारखाने में मैनेजरी का काम करने लगे। अपनी आर्थिक दशा भी सुधारी और अपनी बहन की शादी भी कराई। इसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे कहा कि पुनर्गठित हो जाओ और अपना दल बनाओ, लेकिन वे अपने पिछले अनुभव से दुखी थे। फिर वे बिजनेस की फील्ड में आए और एक पार्टनर के साथ अपना खुद का कारखाना खोला। थोड़े समय बाद वह कारखाना बहुत अच्छा चला। तभी सुनने में आया कि कोई दल गठित हुआ है। इन्होंने भी सोचा कि 6 महीने धंधा करने के बाद बिजनेस को अपने पार्टनर के हवाले सौंपकर वापस मैं अपने क्रांतिकारी कामों में चला जाऊंगा। अब नए दल में भी रुपये पैसे की दिक्कत थी। अगर हथियार खरीदने हैं तो उसके लिए पैसे चाहिए, प्लस क्रांतिकारियों के रहने का खर्चा भी होता था। लेकिन हथियार खरीदना तो दूर, यहाँ क्रांतिकारियों के लिए एक टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। स्थिति तो ऐसी थी कि दल के सदस्य भोजन करने के लिए विद्यार्थी बनकर भंडारों में जाते थे। रामप्रसाद बिस्मिल को रात को दूध पीने की आदत थी शुरू से, क्योंकि वो शुरू से ही व्यायाम और योग और इन क्रियाओं से जुड़े हुए थे। वे कहते हैं कि उस समय दल की स्थिति ऐसी थी कि जब मैं दल के बाकी सदस्यों की ऐसी हालत देखता हूँ तो दूध का विचार आने भर से मन दुखी हो जाता है। पैसे की कमी के कारण क्रांतिकारी फटे कपड़े पहनते थे। अब इतनी समस्या थी तो पैसे के बारे में विचार करने लगे। कुछ ने कहा कि किसी के घर डाका डाला जाए, लेकिन बिस्मिल इसके विरोध में थे, क्योंकि इससे आम आदमी के मन में क्रांतिकारियों की छवि खराब होती थी। जनता उनसे नफरत करने लगती थी और रामप्रसाद बिस्मिल ऐसा नहीं चाहते थे। एक दिन बिस्मिल लखनऊ से ट्रेन में शाहजहांपुर आ रहे थे। वे देख रहे थे कि हर स्टेशन पर एक अफसर ट्रेन के डिब्बे में रखे संदूक में कुछ रुपये डाल रहा है। दरअसल ये वे रुपये थे जो यात्रियों के टिकट से रेलवे को मिले। बिस्मिल ने जब ये देखा तो उनके मन में यही डाका डालने का ख्याल आया। बिस्मिल ने अपने साथियों को प्लान बताया। 9 अगस्त 1925 के दिन शाहजहांपुर लखनऊ ट्रेन में तीसरे दर्जे के डिब्बे में सारे क्रांतिकारी बैठ गए और 3 क्रांतिकारी दूसरे दर्जे के डिब्बे में बैठे। काकोरी स्टेशन से थोड़ी दूरी पर क्रांतिकारियों ने ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोक लिया। उन्होंने यात्रियों से कहा कि कोई भी डरे नहीं, हम सिर्फ अंग्रेजी खजाना लूटने आए हैं। क्रांतिकारियों ने अपने दल के एक सदस्य को बाहर हर 5 मिनट में गोली चलाने के आदेश दे रखे थे। उसकी गोली गलती से किसी यात्री को लग गई, जबकि बिस्मिल ने सबको कह रखा था कि किसी भी आदमी को नहीं मारना है। इस घटना में बिस्मिल के साथ चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे बड़े नाम भी थे। जब वे पैसा लेकर भाग रहे थे तभी एक क्रांतिकारी की चद्दर वहीं ट्रेन में छूट गई और उस चद्दर पर शाहजहांपुर के एक धोबी का नाम लिखा हुआ था। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए अपनी सबसे होनहार टीम को काम पर लगाया। दूसरी तरफ बिस्मिल बेफिक्र होकर घूम रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाएंगी और पकड़ भी लिया तो सबूत न होने के कारण वे छूट जाएंगे। लेकिन पुलिस ने उन्हें सुबह 4 बजे कुछ दिनों बाद अपने घर से पकड़ा और जब उन्हें जेल में ले गए तब भी उनके पास भागने का मौका था। दरअसल हुआ यूं कि जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया
तो सुबह के समय सारे पुलिस वाले सोने चले गए क्योंकि रात भर ड्यूटी कर रहे थे। उनके हाथ में हथकड़ी भी नहीं थी और बाहर का दरवाजा भी खुला था। केवल वहां पर एक मुंशी लिखा पढ़ी कर रहे थे। अगर बिस्मिल चाहते तो उस मुंशी को मार पीट कर भाग सकते थे, लेकिन बिस्मिल नहीं भागे। क्यों नहीं भागे? इस पर बिस्मिल कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे और मैं भारतीयों की क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति को देखना चाहता था। कुछ समय जेल में भी हो आया जाए। मैं मुंशी की नौकरी को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। इन सब कारणों के चलते बिस्मिल ने नहीं भागने का निर्णय लिया। सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया और रामप्रसाद बिस्मिल को लंबे मुकदमे के बाद 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। और ये घटना कब हुई थी? तो घटना हुई थी 9 अगस्त 1925, यानी 2 साल बाद उनको फांसी दी गई। देखिए, चोरी 8,000 रुपए की हुई थी, लेकिन सरकार ने इन सब लोगों को फांसी दिलवाने में 10 लाख रुपए खर्च किए, यानी आज के हिसाब से 70 करोड़ रुपए खर्च किए। अब इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि ये घटना उस समय की कितनी बड़ी घटना थी। जेल में जेलर ने रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में कहा है कि रामप्रसाद बिस्मिल का लेवल इतना है कि अगर इनका जन्म गुलाम भारत में ना होकर ब्रिटिश राज में होता तो वे सेना अध्यक्ष होते। बिस्मिल सहित क्रांतिकारियों के खिलाफ जो सरकार की तरफ से वकील थे, उनका नाम था जगत नारायण मुल्ला। ये जवाहरलाल नेहरू के सगे साले थे और इन्होंने इस पूरे केस की 1 लाख रुपए फीस ली थी। जगत नारायण मुल्ला के लिए रामप्रसाद बिस्मिल ने फांसी के कुछ समय पहले कहा था कि देश की सेवा के लिए मैं तो दोबारा जन्म लूंगा। पंडित जगत नारायण मुल्ला जी को मेरा नमस्कार कहना और उन्हें कहना हमारे खून से लथपथ 1 लाख रुपए पर उन्हें सोकर नींद आ जाए। एक और घटना है, रामप्रसाद बिस्मिल ने जब अपनी 76 पेज की अपील दायर की और जज ने जब उसे पढ़ा तो बिस्मिल से पूछा कि तुमने किस यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली है? तो बिस्मिल ने जवाब दिया, एक्सक्यूज मी सर, ए किंग मेकर डज नॉट रिक्वायर एनी डिग्री। सम्राट बनाने वालों को किसी डिग्री की जरूरत नहीं। यह हनक थी रामप्रसाद बिस्मिल की। फांसी के दिन भी उनकी दिनचर्या यही थी। सुबह 4 बजे उठे और व्यायाम किया। और बिस्मिल जब ये सब कर रहे थे तो वहां एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि यह सब क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर में तो तुम्हें फांसी होने वाली है। तो बिस्मिल ने जवाब दिया, मेरा शरीर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन यह संस्कार खत्म नहीं होगा। भारत माता की गोद में जब दोबारा जन्म लूंगा तो और मजबूत शरीर लेकर जन्म लूं ताकि अंग्रेजों से फिर से लड़ सकूं। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी हुई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाद में कई क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। भगत सिंह जैसे बड़े क्रांतिकारी उन्हें अपना आदर्श मानते थे। फांसी के बाद उनके शव को पूरे शहर में फेरा गया और 50,000 लोग उस समय वहां उपस्थित थे। वहां उनकी माताजी ने उस यात्रा को रोककर एक भाषण दिया जो काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है मेरे बेटे पर और मैं अपना दूसरा बेटा भी क्रांतिकारियों को सौंपती हूं कि वे इसे भी देश के लिए तैयार करें। लेकिन दोस्तों, देश का दुर्भाग्य यह है कि बिस्मिल के जाने के बाद उनके छोटे भाई को टीबी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए उनके परिवार को 200 रुपये चाहिए थे, लेकिन उनकी माँ को पूरे भारत में से 200 रुपये नहीं मिले। उनकी माँ और बहन को लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करना पड़ा। इतने बड़े क्रांतिकारी जिससे आज तक लोग प्रेरणा लेते हैं, उसके परिवार के साथ ऐसा व्यवहार होना, ये एक प्रश्न खड़ा करता है कि हम समाज के तौर पर कहाँ पर खड़े हैं।